औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना पाकिस्तान के हर शहरी के लिए ज़रूरी है और तकरीबन पाकिस्तान के हर फर्द का इससे वाबस्ता होना पड़ता है हर फर्द को, इसलिए इसके बारे में समझना ज़रूरी है। आमतौर पर हम इसके बारे में समझने की कोशिश नहीं करते, इसको हम आम सी बात समझते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ये है निकाह नामा। निकाह नामे की जो अहमियत होती है इसके बारे में समझना हर पाकिस्तानी शहरी का फ़र्ज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला होता है जो दो फरीक आपस में जुड़ते हैं। एक मियाँ बीवी का आपस में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, निकाह को रिटन शेप में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा जाता है। इसके बारे में समझना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ख़ास किस्म की शराइत दोनों फरीकैन में तय पाती हैं और वो शराइत आम तौर पर हम इसको इग्नोर करते हुए निकाह खां को कह देते हैं कि ये शर्तें आपने तहरीर करनी हैं। और बाज़ औक़ात निकाह खां जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और प्रॉपर उनके कॉलम्स में उसको नहीं लिखा जाता। ये समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आम बुक सेंटर से आपको इसका परफार्मा मिल जाएगा, निकाह नामे का पर्त मिल जाएगा, वो लेके आपने इसके तमाम कॉलम्स को अच्छी तरह पहले समझ लेना है। और जब भी कोई ये फरीज़ा सरंजाम दिया जाता है तो आपको इसकी अहमियत का भी इल्म होगा और आपको इसकी तमाम चीज़ों के बारे में पहले से इल्म होगा। और इसी हवाले से आज की हमारी डिस्कशन होगी। आते हैं निकाह नामा की तमाम जो कॉलम्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। निकाहनामा के जो पहले कॉलम्स होते हैं 1 तक 12, उसमें दोनों के दुल्हा दुल्हन के वालदैन, उनकी कौमियत, उनकी सकूनत, उनकी रिहाइश वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो आम मालूमात होती हैं दोनों फरीकैन के हवाले से वो दर्ज होती हैं। उनके नाम, बल्दियत, उनकी कौम, उनकी जो है कहाँ रहते हैं, कौन सा वार्ड है, ये तमाम चीज़ें 1 तक 12 कॉलम के अंदर ये बातें तहरीर होती हैं। 13 से 16 के कॉलम जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉलम होते हैं। निकाह नामा में 13 से 16 जो कॉलम हैं ये हक महर से मुतल्लिक हैं। हक महर 2 किस्म का होता है, एक होता है डेफर्ड डावर, एक होता है प्रॉम्प्ट डावर। जो मुअज्जल जिसको आम जबान में हम कहते हैं, एक हक महर मुअज्जल और एक होता है मवज्जल, लेकिन आम तौर पर आप उसको और हम उसको कहते हैं गैर मुअज्जल हक महर। जो मुअज्जल होता है वो मौका पर अदा कर दिया जाता है या डिमांड पर जो है वो बीवी के मुतालबा पर अदा किया जाता है। लेकिन जो गैर मुअज्जल होता है, ये जो प्रॉम्प्ट डावर होता है, कानूनी तौर पर ये जब बंदा जो है उनकी आपस में अलहदगी हो जाए मियाँ बीवी की, या दोनों वो फौत हो जाए, मियाँ जो है फौत हो जाए, या उनका आपस में घर आपस में ना चले, तो वो ये बाद में डिमांड किया जा सकता है। तो ये असल में हमने समझ लिया कि हक महर मुअज्जल क्या होता है और गैर मुअज्जल क्या होता है। आमतौर पर आपने यही समझा होगा कि हक महर मुअज्जल वो होता है जो मौके पर अदा कर दिया जाता है और गैर मुअज्जल वो होता है जो डिमांड पर अदा किया जाता है। होता कानूनन जो है वो इसी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसके बारे में हमने अभी समझा। ये तब होता है जब आपस में अलहदगी हो जाए या उसकी जो है वफात हो जाए, तो उसके बाद बीवी उसको जो है वो डिमांड कर सकती है। अच्छा जी, ये 2 कॉलम जो है 3 कॉलम हमने समझ लिए, हक महर मुअज्जल, हक महर गैर मुअज्जल। ये और हक महर लिखना लाजमी है और आमतौर पर कुछ लोगों को देखा है कि वो 32.5 रुपये हक महर, लेकिन ये सुन्नत तरीका समझते हुए वो लिखते हैं, लेकिन उस वक़्त के 32.5 दिरहम और आज की जो वैल्यू है, कीमत है पैसे की, उस हवाले से ये बहुत कम होता है। इसलिए इसको जो है वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू जो हमारा ज़माना चल रहा है इसके मुताबिक और उन 32.5 दिरहम की मालियत के बराबर कम से कम आपको लिखवाना चाहिए। और हक महर जो लिखा होता है ये हर सूरत औरत को मिलता है। ये दुनिया की कोई ताकत इसका हक औरत का जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। आपने हक महर लाजमी लिखवाना है और हक महर के खाने में अगर आप जो भी लिखवाना चाहते हैं वो लिखवाएं,
चाहे आप थोड़ा लिखवाना चाहते हैं, चाहे आप ज्यादा लिखवाना चाहते हैं। हक महर की इकसाम के बाद जो खाना होता है, खाना नंबर 17 होता है, उसमें लिखा होता है अगर कोई खास शर्त है तो उस शर्त में शराइत ऐसी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों कल को बीवी का खर्चे के हवाले से, या कल को औलाद होनी है उनके खर्चे के हवाले से, या आप औरत जो है वो अपना ये लिख के दे सकती है कि मैं इसको हक महर माफ करती हूं, या कोई भी ऐसा राइट जो है वो खत्म करना चाहते हैं, तो वो उसमें खास शर्त के तौर पर लिखा जाता है। आगे आ जाता है कॉलम नंबर 18, कॉलम नंबर 18, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसमें होता है तलाक तफवीज। निकाहनामा का ये जो कॉलम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आमतौर पर इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं और कांटा लगा देते हैं और अगले कॉलम की तरफ चल देते हैं। हालांकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है और औरत के तहफ्फुज के लिए ये कॉलम है। औरत जो है मियाँ इसमें औरत को तलाक का हक तफवीज कर देता है। खुदा न खास्ता बाद में कोई इनकी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये हक इस्तेमाल करते हुए औरत, जिस तरह मर्द औरत को तलाक देते वक्त नोटिस जो है वो औरत को भेजता है और एक नोटिस सालसी काउंसिल के चेयरमैन को भेजता है, इसी तरह अगर इस खाना में आपने ये राइट लिखवाया होगा तो आपको कहीं अदालतों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। औरत को पूरा हक होगा, औरत जो है अपना तलाक, अपनी ज़ौजियत उससे अलहदा करने का ऐलान करेगी और इसी तरह उसको नोटिस भेजेगी, मर्द को भी और सालसी काउंसिल के चेयरमैन को भी। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉलम है। इसके बाद आता है कॉलम नंबर 19, शोहर के हक के तलाक पर पाबंदी। अगर इसमें कोई पाबंदी लगानी है, कानूनन जो पाबंदी बनती हो, खास तौर पे आज जो पुराना पैटर्न था वो ये था कि लिखवाया जाता था कि आप 10 लाख रुपए देंगे अगर तलाक देंगे तो वो गैर कानूनी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी शराइत लिखवा के अपने आप को बेवकूफ ना बनाएं, बल्कि कोई ऐसी शर्त लगाएं जो प्रॉपरली बाद में फायदामंद भी साबित हो। मसलन हक महर की फौरी अदायगी, बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी, ये ऐसी जो है शराइत लिखवाएं जो प्रॉपरली काबिल अमल हों। फॉर एग्जांपल अगर वो तलाक देता है तो वो बच्चों की तमाम जिम्मेदारी लेगा, वैसे तो कानूनी तौर पे भी उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन हक महर की अदायगी या कोई खास ऐसी शराइत जो वाकई काबिल अमल हो कानून की नजर में, ये लिखवाने का कोई फायदा नहीं कि तलाक देने की सूरत में 10 लाख रुपए अदा करेगा, वो गैर कानूनी शर्त है, उसको लिखवाने का 1% भी आपको फायदा नहीं है। कॉलम नंबर 20 आ जाता है हक महर और नानो नफका की दस्तावेज का इंदराज। अगर हक महर जो तय पाई गई है उसके हवाले से कोई दस्तावेज है, कोई फर्द है या कोई ऐसा स्टाम है, कोई दस्तावेज तैयार की गई है, तो उसको कॉलम नंबर 20 में लिखना जरूरी होगा ताकि तहरीर का हवाला रिकॉर्ड में आ जाए। अगर आपने हक महर के हवाले से कोई जमीन लिखी है, कोई जायदाद लिखी है, तो उसकी जो जायदाद की तफसीलात होंगी या कोई आपने स्टाम्प पेपर लिखा है तो उसकी तफसीलात यहां पे कॉलम नंबर 20 में आएंगी। इसके बाद कॉलम नंबर 21 और 22 जो है दूसरी शादी के लिए इजाजतनामा। अगर आपने जो है दूसरी शादी की सूरत में आईली कवानीन के तहत पहली बीवी या चेयरमैन सालसी काउंसिल का इजाजतनामा लेना जरूरी है। अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो पहली बीवी से कब उसने इजाजत ली, उसकी तारीख या किस तरह इजाजत ली, उसकी तफसीलात इस खाने में लिखना जरूरी है, अदरवाइज उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू लॉ। इस वक्त जो राइजुल वक्त है, अगर वो बगैर इजाजत के कोई शादी करता है तो उस पर उसको 6 माह की सजा होगी, हर सूरत होगी। मजिस्ट्रेट उसको जो है वो सजा देगा अगर ये साबित हो गया कि उसने इजाजत लिए बगैर पहली बीवी से दूसरी शादी की है, तो उसको 6 माह की सजा हर सूरत होगी। और सुप्रीम कोर्ट तक ये सजा खत्म नहीं होती, बल्कि ये सजा काबिल अमल होती है और ये सजा मिलती है। और इसके बाद मामला आ जाता है, ये 22 कॉलम होते हैं, ये 22 कॉलम का आज हमने डिस्कस कर लिया और इसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। आईली कवानीन मजरिया 1961 की दफा 5 के तहत अपने वार्ड के निकाह रजिस्ट्रार से इसको रजिस्ट्रार करवाना लाजमी होता है। ये हर सूरत इसको जो है वो रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। 4 परत होते हैं निकाहनामा के, एक परत जो है दूल्हे को मिलता है, एक दुल्हन को मिलता है, एक उस रिकॉर्ड उस रजिस्टर के अंदर रहता है और एक परत
यूनियन काउंसिल में जब रजिस्टर होता है निकाह तो उस वक्त यूनियन काउंसिल में जमा करवा दिया जाता है। तो आज हमने समझा कि निकाह के कितने कॉलम है, उसकी क्या तफसीलात हैं, ये तमाम चीजें आज हमने डिस्कस की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने इसको गौर से सुनना है और समझना है। आज के लिए इजाजत दीजिए।